Welcome back to MB Classes Level Law and HRM. Today we will discuss the new topic New Train in HRM 2026. बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि मैम न्यू ट्रेन इन HRM करा दीजिए, जो कि यूनिट 2 यूजीसी नेट कोड 55 सिलेबस का टॉपिक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हम देखो इसमें हम पढ़ना क्या है कि पहले क्या क्या ट्रेंड्स में थे, पहले कैसे होता था, और आज की डेट में 2026 की बात चले तो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो आई हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपसे सिर्फ थ्योरी तो पूछेगा नहीं कि अच्छा ये बता दो कि स्ट्रेटजिक एचआरएम क्या होता है या जॉब डिजाइनिंग क्या होता है, वो पूछेगा, लेकिन ट्रेंड्स में आपको अपडेटेड वर्जन पूछेगा। तो आज हम क्या कवर करेंगे, स्ट्रेटजिक एचआरएम, आज की डेट में जॉब डिजाइन कैसे हो रही है, सिलेक्शन कैसे हो रहा है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए कौन सी नई टेक्निक है, कंपनसेशन का क्या रूल आया है अकॉर्डिंग टू कोड ऑन वेजेस 2019, देन इंडस्ट्री रिलेशन में कौन कौन से वर्कर अपडेट हुए। तो बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत सारे बच्चों की डिमांड है ट्रेन इन एचआरएम करने की। फर्स्टली हम पढ़ेंगे स्ट्रेटजिक एचआरएम। अगर कोई भी बच्चा चाहता है कि मैम मॉडल करा दीजिए, तो मैं अलग से डिटेल वीडियो बना के आपको एचआरएम के मॉडल करा दूंगी, लेकिन यहाँ पे अभी हम ये समझेंगे कि किस तरीके से हमारे जो स्ट्रेटजिक एचआरएम थी अब वो कैसे शिफ्ट हो रही है 2026 एल्गोरिथम में। देखो दो मॉडल की बात करें हम, एक है मिक्की गन मॉडल जो कि हम हार्ड एचआरएम, अगर बच्चों ने पढ़ा होगा तो मिक्की गन मॉडल क्या है, हार्ड एचआरएम, जो किस पर फोकस करता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है एज ए कॉस्ट मानते हैं, इसमें एसेट नहीं मानते। इनका जो फोकस रहता है वो कैसे है कि कम से कम लेबर कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय प्रॉफिट निकाले, मतलब मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मतलब एक मशीन की तरह है। ठीक है, एचआर ह्यूमन बीइंग कैसा है, एज ए कैपिटल की तरह, एज ए मशीन की तरह, बस कॉस्ट एफिशिएंसी और किसी भी तरीके से जो कंपनी का गोल है, जो कंपनी का प्रॉफिट है, वो उसमें फिट हो जाए। ठीक है, ये हो गया हार्ड एचआरएम, मतलब आपको इंसान को एज ए एसेट नहीं समझना, एज ए कॉस्ट समझनी है, उससे ज्यादा से ज्यादा काम निकलवाना है। ये किसने मॉडल दिया था, मिक्की गन ने मॉडल दिया था। देन किस तरीके से काम करता है, SARD याद रखिएगा, और मॉडल अलग से चाहोगे तो अलग से स्टडी करा दोगे। सिलेक्शन अच्छे से करना, देन अप्रेजल, देन रिवॉर्ड एंड डेवलपमेंट, ये इसका की फ्रेमवर्क है। आप इसे सार्ड भी बोलते हो कि सेलेक्ट करो प्रॉपर, उसके बाद उसको इवेलुएट करो, देन उसे रिवॉर्ड करो, देन उसे डेवलपमेंट करो। ये हो गया हमारा हार्ड एचआरएम। ठीक है, देन अब हार्वर्ड मॉडल आया सॉफ्ट एचआरएम। इसने बोला कि जो हमारा ह्यूमन है वो हमें कैसे ट्रीट करना है, एज ए वैल्यूबल एसेट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम एसेट करेंगे, क्योंकि हमें हमेशा ह्यूमन को जितना हम ट्रेन करते हैं उतना हमें रिटर्न आता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इसकी वैल्यू तो हमेशा बढ़ती जाती है। ये फोकस किस पर है, एम्प्लॉय वेलबींग, एम्प्लॉय का अच्छा हो, उसे एसेट की तरह ट्रीट करो, उसे स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट कैसा है उसकी बेसिस में। और इसके क्या फ्रेमवर्क है, कमिटमेंट, कॉम्पिटेंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड कांग्रेस। लेकिन आपको मैं रियलिटी बता दूं, जैसे आप देखो कभी लिंक्डइन वगैरह पर प्रोफाइल देखोगे तो वो हमेशा ये शो करते हैं कि वी आर फॉलोइंग द सॉफ्ट एचआरएम, मतलब वी जस्ट ट्रीटेड ए ह्यूमन एज ए एसेट, बट इन रियलिटी 90% कॉर्पोरेट सेक्टर फॉलोज द हार्ड एचआरएम। आज की डेट में मैं बता रही हूँ, क्योंकि वो बताएंगे तो ऐसा, लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि इस तरीके से आपको ट्रैक करेंगे, आप प्रॉपर काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसकी बेसिस वो हार्ड एचआरएम टेक्निक फॉलो करेंगे। तो पहले तो आपको हार्ड एचआरएम समझ में आ गया, एज ए कॉस्ट, एज ए बस आपको अपना प्रॉफिट निकालना है, मतलब मिनिमाइज कॉस्ट करनी है और प्रॉफिट ज्यादा करना है। फोकस सॉफ्ट एचआरएम मतलब ह्यूमन एज ए एसेट ट्रीट करना है, उसको रिस्पेक्ट देनी है, उसका भी ख्याल रखना है। ठीक है, अब आते हैं 2026 रियलिटी की। आज की डेट में क्या ट्रेंड है, सबसे पहले अल्गोरिथम हार्ड एचआरएम। अल्गोरिथम हार्ड एचआरएम का मतलब होता है कि फॉलो कर रहे हैं पर थ्रू द टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट फैकेट के बाद मोस्ट मॉडर्न कंपनी पब्लिकली, अगर आप देखोगे तो ज्यादातर कंपनी यही फॉलो कर बताएंगी कि हम एक क्या मॉडल फॉलो कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव हार्वर्ड मॉडल, मतलब सॉफ्ट एचआरएम ट्रीट कर रहे हैं एज ए कमिटमेंट, एज ए ह्यूमन, एज ए एसेट। बट एक्चुअल प्रैक्टिस में वो हाईली अग्रेसिव मिकीगन मॉडल कर रहे हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपके ऊपर क्या कोई आई ट्रैकर है, कोई आपका एक्टिव स्क्रीन सर्विलेंस है। आपने देखा होगा जब आप स्क्रीन पर काम करते हो लॉग इन है, वहां पे आपको पता चल रहा है कि इतने यूजर आपके एक्टिव है। अगर आपने कभी भी काम किया हो, वर्किंग सेक्टर में हो, तो वो क्या है, वही तो है हार्ड, मतलब अगर आप काम नहीं करोगे वो आपको नोट करेगा और वो आपको हायर फायर उसके बेसिस पे कर देगा। तो ये तो एक मिकीगन मॉडल हो गया ना, हार्ड एचआरएम। तो ये याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि आज की कॉर्पोरेट सेक्टर तो किसके थ्रू करें, की स्ट्रॉ लॉगिंग, एक्टिव की सर्विलेंस एल्गोरिथम, जो ऑटोमेटिकली फ्लैग बॉटम टायर परफॉर्मेंस फॉर ट्रेनिंग, से वो देख लेगा स्क्रीन पे कि यस ये लोग
इतना काम कर रहे हैं, ये लोग नहीं कर रहे, उसके बेसिस वो आपको क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। हायर एंड फायर ऑन द बेसिस ऑफ एल्गोरिथम ऑफ एआई। तो यार कहने में तो चीजें बहुत अजीब लग रही, पर रियलिटी यही है। ठीक है, अब आप याद रखिएगा, ये हमारे 2020 स्ट्रेटजिक एचआरएम में कैश ट्रेंड आया। देन कम टू द लुक एट दिस इमेज। देखो फेक इट सॉफ्ट एचआरएम क्या है, बेस्ड ऑन हार्वर्ड मॉडल, ट्रीट ह्यूमन एज ए वेरिएबल। मैंने आपको बताया कमिटमेंट, कॉम्पिटेंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, और इस तरीके से। रियलिटी में क्या होगा, लगता है ऐसा, लेकिन रियलिटी में क्या है, मिक्की गन मॉडल फॉलो कर रहे हैं, प्योरली एज ए कैपिटल। उसका सेलेक्ट करो, अप्रेज करो, रिवॉर्ड करो और डेवलपमेंट करो। अब किसके बेसिस पर वो नजर रख रहे हैं आज के डेट में, एआई सर्विलेंस। मतलब वो आपको देख रहा है कि आप कितना काम करो, आपकी स्क्रीन कितनी एक्टिव है, उसके बेसिस आपको टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेटजिक एचआरएम का चेंज है। देन कम टू द नेक्स्ट ट्रेंड। अभी हमने एक ट्रेंड पढ़ा, अब हम ऐसे ही 5-6 ट्रेंड पढ़ेंगे जो आज की डेट में है। जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन। आपने एचआरएम पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया होगा वीडियो में, कि हम पहले किसके बेसिस पर करते थे, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। आपको याद हो, जॉब एनालिसिस 2 फैक्टर के बेसिस पर होती थी। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रोफाइल ऑफ जॉब, मतलब उसकी ड्यूटी क्या है, उसके हजार्ड्स क्या है, टूल्स क्या है, क्या इन्वायरमेंट में काम करेगा। देन जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, उस जॉब डिस्क्रिप्शन से क्या क्या इंसान की स्किल्स मैच करती है, मतलब उसके एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, इमोशनल क्या है, और इंटेलिजेंस क्या है। तो ये हमारा पहले होता था जॉब एनालिसिस। ठीक है, और जॉब एनालिसिस का काम क्या होता था, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे में आपको नहीं बता सकती कि अब एसवीओ हो गया, अब हार्ड एचआरएम, कम से कम उसका थोड़ा सा बैक में जाके उसका बेसिक्स पता होना चाहिए, फिर उसमें क्या चेंज आया फिर पढ़ाएंगे, तभी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ना। तो अब हम थोड़ा सा ही पढ़ेंगे कि अब वहां पे जॉब एनालिसिस का फंक्शन क्या था। देखो इनका फंक्शन था कि इनकी हायरार्की थी, जैसे डाटा, पीपल एंड थिंग्स। तो इनकी क्या है, जैसे सबसे पहले सिंथेसाइज करो डाटा को, मतलब कंपेयर करो। ठीक है, देन पीपल मेंटरिंग करो, इंस्ट्रक्शन दो। देन थिंग्स सेटअप, हैंडलिंग, लोएस्ट। तो अगर आपको करो कि सबसे ज्यादा इनका अगर माना जाए तो ये थे 3 ऑपरेशन हायरार्की थी, सिंथेसाइज, मेंटरिंग एंड सेटिंग। यही करता था। मतलब जैसे हम जॉब एनालिसिस निकालते हैं, फिर उसके बेसिस पर जॉब डिस्क्रिप्शन देते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे एम्प्लॉय आपके में रिज्यूमे डालते हैं, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसमें बोला एमबीए क्वालिफाइड होना चाहिए या नेट होना चाहिए, तभी तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे वहां पर जॉब अप्लाई करते हो। ठीक है, देन उसके बेसिस पे ये हमारे काम होते थे। अब देखो हमारा क्या हुआ, जो जॉब एनालिसिस हमने स्टडी किया था वो ऑब्सोल्यूट हो गया। कोई भी आपको लंबा लंबा जॉब डिस्क्रिप्शन लिख के नहीं देगा कि यस मुझे आज मार्केटिंग मैनेजर के लिए 100 भर्तियां निकली है, नहीं। अब उन्होंने क्या किया, उसी जॉब डिस्क्रिप्शन को स्प्लिट कर दिया, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और स्किल पोर्टफोलियो बना दिया है। हायर क्लस्टर स्पेसिफिक कंपटीशन, जैसे कि अब उन्होंने डाटा एनालिटिक्स, कॉपीराइट, बजट फोरकास्टिंग, इसकी जगह अब उन्होंने क्या कर दिया कि एक स्किल पोर्टफोलियो बना दिया है कि यस हमें डाटा एनालिटिक्स चाहिए या कॉपी राइटिंग चाहिए, बजट फोरकास्टिंग, इन सबको मिला के आप, ये कहलाती है वर्क डिकम्पोजिशन, मतलब काम को ही, मासिव जॉब के डिस्क्रिप्शन को ही स्मॉल मॉड्यूलर टास्क में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, देन जॉब क्राफ्टिंग। जॉब क्राफ्टिंग क्या होती है, जो इम्प्लॉय अपने अकॉर्डिंग अपनी जॉब को ही रीडिजाइन कर देता है, अपनी जॉब बाउंड्री को सेट कर लेता है, किसमें, अपने इन्वायरमेंट में, अपनी कंपनी में सेट होने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ, अपने पैशन, अपने एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए। ये कहलाता है जॉब क्राफ्टिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा इस टर्मिनोलॉजी को। देन जॉब कार्विंग। जॉब कार्विंग क्या होती है, एम्प्लॉयर लीड। इसमें क्या करता है, जो एचआर या मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, कुछ उसके रोल को, कुछ उसके टास्क को ऑटोमेटिकली एआई के थ्रू या असिस्टेंट के थ्रू या फिर फ्रीलांसर के थ्रू काम कर देता है, जहां पर उसका कोर रोल मैच करता है। फ्रीलांसर हो गए जो स्पेशली रिक्रूटिंग कर रहे हैं, तो अब एचआर मैनेजर का नहीं, जो रिक्रूटर कंसल्टेंसी हायर करी उसी से काम करवा लिया। ठीक है, ये कहलाती है जॉब कार्विंग। प्लीज डोंट कंफ्यूज विद जॉब रोटेशन, जॉब इनरिचमेंट, जॉब इनलार्जमेंट। आपको पता है जॉब रोटेशन क्या होती है, जैसे एक काम है सेम लेवल का, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में भी आपको भेज दिया सेम लेवल का, आपके बोर्डम को कम करने के लिए। ठीक है, फिर आपका आता है जॉब इनलार्जमेंट। जॉब इनलार्जमेंट क्या हो गया, एक काम करो उसमें और काम बढ़ा दिया, वो हो गया जॉब इनलार्जमेंट। जॉब इनरिचमेंट क्या हो गया कि एक अपर लेवल की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। ये पहले था, अब ये नई टर्मिनोलॉजी आई है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखें। देन देखो आउटडेटेड फ्रेमवर्क क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस, फंक्शन, जॉब एनालिसिस। अब रियलिटी क्या होगी, स्किल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आ गई। मतलब आपको वर्क डिकम्पोज, मतलब वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। जॉब क्राफ्टिंग, इट मीन्स आपको एम्प्लॉय अपने अकॉर्डिंग अपनी जॉब को रीडिजाइन कर लेता है। जॉब कार्विंग मतलब एम्प्लॉयर उसके कुछ काम को बाहर, जो कोर कॉम्पिटेंसी है उसके पास काम करवाने भेज देता है।
देन कम टू द थर्ड पॉइंट, सिलेक्शन स्ट्रैटेजी। देखो पहले क्या होता था कि सिलेक्शन हम एक इंटरव्यू सेट करते थे, मतलब जो होता था रिलायबिलिटी की, बार बार दो चीजों पे होता था हमारा सिलेक्शन स्ट्रैटेजी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिलायबिलिटी क्या है और वैलिडिटी क्या होती है। रिलायबिलिटी क्या होती है? कंसिस्टेंसी, मतलब एक ही चीज अगर बार बार आ रही है इसका मतलब आपका रिलायबल है। सपोज करो आपने मॉक टेस्ट दिया है एनटीए का, ठीक है, आपके बार बार 80% स्कोर आ रहा है, इट मीन्स यू आर रिलायबल। समझ रहे हो इस चीज को? रिलायबल हो गया कि हर चीज बार बार आ रही है, मतलब आप रिलायबल हो कंसिस्टेंसी में। देन वैलिडिटी क्या होती है? एक्यूरेसी, मतलब जहां आप एक्चुअली मेजर कर रहे हो वो एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब जिस चीज के थ्रू एक्चुअली में व्हाट क्लेम टू बी मेजर, मतलब जैसे आपने मॉक टेस्ट किया वो एक्चुअल में मेजर करा होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। उसका वो पूरा तो ये कहते हैं वैलिड है, कहते हैं ना ये वैलिड है, मतलब वो लॉजिकल होना चाहिए, फैक्टफुल होना चाहिए और कहीं अच्छी सोर्स से होना चाहिए। तो हमेशा यह रखनी जो वैलिड टेस्ट है वो हमेशा रिलायबल होगा, क्योंकि आपने अगर वैलिड एक बार उसका फ्रेमवर्क अच्छे से दिया है, एक्यूरेट दिया है, तो वो तो रिलायबल रहेगा। पर जरूरी नहीं है, रिलायबल टेस्ट इज नॉट ऑलवेज वैलिड, क्योंकि हो सकता है आपने गलती मॉक को कर रहे हो तो जरूरी नहीं है वो वैलिड रहे। तो वैलिड किसको देखता है? एक्यूरेसी को। रिलायबिलिटी किसको देखता है? कंसिस्टेंसी को। इसमें भी दो एरर होते हैं। जब हम सिलेक्शन करते थे तो जो भी एचआर हायर करता है उसमें दो एरर है, याद रखिए एग्जाम में आता है। देखो हमें पीछे का भी पढ़ना है, आगे का भी पढ़ना है, हम ना पीछे का छोड़ सकते हैं ना आगे का छोड़ सकते हैं। टाइप 1 एरर होता है फॉल्स पॉजिटिव, मतलब आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कैंडिडेट जो बहुत अच्छा था। सपोज इंटरव्यू देने आई मैं, ठीक है, आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मैं उस सीट के लिए बहुत सुटेबल थी, तो वो कौन सा एरर कहलाएगा? टाइप 1 एरर, मतलब फॉल्स पॉजिटिव, मतलब आपने जो गलत किया वो पॉजिटिव इंसान था, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। देन कम टू द टाइप 2 एरर, फॉल्स नेगेटिव, मतलब आपने ऐसा इंसान हायर कर दिया जो कि टेरेबल था, जो कि सूट ही नहीं करता था आपकी कंपनी को, उसे बोलेंगे फॉल्स नेगेटिव। मतलब आपने सेलेक्ट तो किया पर नेगेटिव इंसान सेलेक्ट किया, जो कि हायरिंग कैंडिडेट किया जो कि बहुत टेरेबल था, ठीक है। ये कहलाता है हमारा टाइप 2 एरर। ये था हमारा सिलेक्शन स्ट्रेटजी थी। देन 2026 रियलिटी की बात करूं तो अब वहां पे क्या करते थे, हम इंटरव्यू लेते थे, तो अब क्या आ गया? एजेंट एआई वर्सेस जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई क्या है कि सिंपली राइट करेगा जॉब डिस्क्रिप्शन और ईमेल पे कि यस ये है। एजेंटिक एआई क्या होगा? ऑटोनोमसली वो क्या करेगा? आपका इंटरव्यू शेड्यूल करेगा, कंडक्ट वॉइस बेस्ड टेक्निकली स्क्रीनिंग करेगा विदाउट द ह्यूमन प्रेजेंट, स्कोर कैंडिडेट, अपडेट द डाटाबेस, मतलब सब कुछ एजेंटिक एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपका सब कुछ हो जाएगा। फिर आता है गेमिफाइड असेसमेंट। ये इसमें क्या होता है, जो ट्रेडिशनल एप्टीट्यूड थे या पर्सनैलिटी टेस्ट थे, जैसे मेयर ब्रिक टाइप इंडिकेटर थे, अब तो आज की डेट में वो डेड हो चुके हैं। अब कंपनी क्या यूज कर रही है? न्यूरल गेम्स, शॉर्ट इंटरेक्टिव डिजिटल पजल्स, और टू मेजर द कैंडिडेट कॉग्निटिव लोड, रिस्क, एपेटिट, रिएक्शन स्पीड। कर क्यों रही है? क्योंकि आपको पता है, जैसे मैं इंटरव्यू में बोलूं कि आई एम वेरी परफेक्शनिस्ट, ठीक है, मुझे मेहनत करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप फेक तो बोल सकते हो ना, आप अपने ब्रेन को डेवलप करो, लेकिन एक्चुअली आप क्या करो? बायस हो। तो इसके लिए आप गेमिफाइड असेसमेंट आ गया। अब ऐसे गेम है कि आपका ब्रेन आप पे कंट्रोल ही नहीं रहेगा, जो आपके माइंड में होगा वही आप बोलोगे। अब देखो, जैसे एक मैंने थोड़ा सोशल डिजायरेबिलिटी बाइसिस। सोशल डिजायरेबिलिटी क्या होती है कि इंटरव्यू कैसा चाहता है कि मैं बहुत हार्ड वर्क हूँ, इस कंपनी में मैं अपना बहुत अच्छा दूंगा, तो इसके लिए क्या करता है कि वो लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वैलिडिटी जो टेस्ट है वो 0 हो जाता है। तो स्टूडेंट क्या, फेलिंग टू अंडरस्टैंड व्हाई गेमिफिकेशन यूज, क्योंकि ट्रेडिशनल टेस्ट क्या थे, अच्छा बनने के लिए वो अपनी वैलिडिटी को लूज कर देते थे। एग्जाम फैक्ट में क्या है, क्योंकि गेमिफाइड असेसमेंट इसलिए ट्रेंड में, क्योंकि सोशल डिजायरेबिलिटी बाइस, मतलब मैं ऐसा हूँ, वो फेक नहीं हो सकता, उसका ब्रेन रिएक्शन को, कॉग्निटिव लिमिट को कंट्रोल ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो गेम कर रहा है, उसके बाद में वो रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वो हमेशा सही देगा। डेट्स वाई द डेड ऑफ एमबीटीआई, पुराना जो हमारी सिलेक्शन स्ट्रेटजी है वो हमारी डेड हो गई। तो तीसरा ट्रेंड आ गया हमारा गेमिंग, गेमिफाइड असेसमेंट, एजेंटिंग एआई, जनरेटिव। देन कम टू द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब देखो नया आया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हम ट्रेडिशनल टेक्निक को भी छोड़ो, जैसे हम ऐसे मेथड इन सबको भी छोड़ो, हमने मॉडर्न टेक्निक पढ़ी थी, जैसे बार्स पढ़ा था, अब इनको भी गए ये भी। तो अब कौन सा आया? प्रेडिक्टिव आर्टिबेट्स आया, ठीक है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या था? बिहेवियर एंकर रेटिंग स्केल थी, आपको पता है कि इस तरीके से हमने याद की थी। देखो इसको भी मैं लेके जा रही हूँ, ये तो आपको पढ़ना ही है, और ट्रेन भी पढ़ने, क्योंकि ट्रेन के अकॉर्डिंग ट्रेन का पेपर आएगा, और जब आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का टॉपिक है उसमें ये वाले टॉपिक आएंगे। तो देखो क्या है इसमें, जनरेट क्रिटिकल, सबसे पहले हम क्रिटिकल इंसिडेंट जनरेट करते हैं,
ठीक है, कि यस इस चीज को मुझे इसकी परफॉर्मेंस को देखना है, इसके एक कोई टास्क है इसको मुझे इवेलुएट करना है, उसके लिए परफॉर्मेंस डायमेंशन क्या होंगे, फिर उनके रीलोकेट रिट्रांसलेट इंसिडेंट देखने की कौन सा की रिजल्ट एरिया है, देन उसकी इंसिडेंट को स्केल करना है, देन फाइनल इंस्ट्रूमेंट करना है, इसके बेसिस पे हम उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। देन कॉमन, इसमें क्या होता है, कॉमन रेटर बाइसेस आते थे, मतलब पार्शलिटी हो जाती थी, जैसे हेलो फैक्टर। हेलो फैक्टर क्या है, रेटिंग समवन हाई इन ऑल ट्रेड जस्ट बिकॉज दे आर गुड इन वन ट्रेड। सपोज कोई एक ट्रेड में अच्छा है इसलिए हमने उसको सब कुछ अच्छा बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल कोई यूनिफॉर्म बहुत अच्छे से पहन के आया, ठीक है, या कोई बहुत टाइम से आ रहा है डेली, तो ये टाइम से आता है, भले उसने परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं दिया हो, लेकिन वो टाइम से आ रहा है इसलिए हमने उसको सारे में अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी। ये होता है हेलो इफेक्ट। ठीक है, समझ गए। जैसे जरूरी नहीं है क्रिकेटर भी अच्छा इंसान, और कोई अच्छा क्रिकेट खेलता है तो हम उससे क्या करते हैं, बहुत अच्छा इंसान है। ये हो गया हेलो इफेक्ट। हॉर्न इफेक्ट क्या होगा, एग्जैक्ट अपोजिट। एक बैड ट्रेट ड्यू द एंटायर रेटिंग। सपोज करो वो क्या है, वो उसने ड्रेसअप अच्छे से नहीं किया लेकिन वो बहुत नॉलेजेबल है, ठीक है, तो उसी के बेसिस से हमने उसे नेगेटिव ग्रेड दे दिया। ये कहलाता है हॉर्न इफेक्ट। ठीक है, या फिर किसी ने एक कंट्रोवर्सी हो गई उसकी वजह से उसे पूरा ह्यूमन बीइंग को ऐसे जज कर दिया, यार ये तो अच्छा नहीं है। देन कम टू द सेंट्रल टेंडेंसी बाइसिस। सेंट्रल टेंडेंसी बाइसिस क्या होगा, रेटिंग एवरीवन एज एवरेज टू अवॉइड जस्टिफाई हाई लो। हम क्या करते हैं, एक सेंट्रल मीन टेस्ट में रखते हैं। सपोज 1 to 10 ग्रेडिंग है, तो हमने क्या किया, सबको 5 to 7 तक हमने सबको दे दिया, क्योंकि कोई ये कहेगा कि हमें हाई क्यों दिया, या फिर कोई ये कहेगा हमें लो क्यों दिया, तो हमने सबको एवरेज रख लिया। तो ये ना बायस नहीं सही, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उन इंसान के जो एक्चुअल में टैलेंटेड है उन इंसान के साथ आप पार्सियलिटी कर रहे हो, बायसेस नहीं कर रहे हो। अब आई नई रियलिटी। अब ये सारी चीजें हटा दी। अब आया CPM एंड 720 डिग्री फीडबैक, नया आया ना। तो कंटिन्यूस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये क्या होता है, जैसे हमने ट्रेडिशनल जो एनुअल कॉन्फिडेंट रिपोर्ट थी, और ये हमारे डेड हो गए। ठीक है, ये हमारे एनुअल ACR जो थी ईयरली, क्योंकि एक साल में अगर एक बार तुम इंसान को जज करो तो जरूरी है उसकी परफॉर्मेंस हो, क्या पता उस टाइम उसका माइंड अच्छा नहीं हो, क्या पता उसका दिन खराब हो या कुछ भी हो, या क्या पता उसी दिन अच्छा किया हो, तो ये तो डेड हो गया। ठीक है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी या ट्रेडिशनल मेथड से ये डेड हो गया। अब क्या है, कंटिन्यूस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हमें डेली क्या करना है, कंटिन्यूस परफॉर्मेंस। अब आते हैं हम MBO और ओकार। आपको पता है MBO क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, जो पीटर ड्रकर ने दी थी। हालांकि अब इसको भी कंपनी शिफ्ट हो रही है, पीटर ड्रकर MBO के जो ईयरली करते थे या फिर टॉप डाउन, मतलब ऑब्जेक्टिव पे फोकस रहते थे कि पहले बड़ा ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, फिर उसके नीचे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। अब वो कहाँ हो गए, ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट, मतलब OKR पे फोकस्ड हो गए। तो पहला कंटिन्यूस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ट्रेडिंग में आया, देन OKR आया। OKR क्या है, सेट क्वार्टरली, मतलब ऐसा आप बोलो कि एक साल में 4 बार, बाई डायरेक्शनली, मतलब जैसे एक ईयर में MBA क्या होता है, एक ईयर में एक बार हो रहा था, अब इसमें क्या करें, एक ईयर में हमने ये 3 मंथ्स का 4 टाइम्स करना है। ठीक है, देन बॉटम अप टॉप डाउन। पहले क्या होता था कि सिर्फ हमारा ऊपर से ही नीचे आता था, अब नीचे से भी आपको रिव्यू करना है और ऊपर से भी रिव्यू करना है। ये कहलाती है हमारी ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट। और ये फोकस किस पर करती है, स्ट्रेच गोल रेदर देन द बेस लाइन टारगेट। क्या आपके गोल है, ऐसा नहीं है बेस लाइन में जो फिक्स हो गया वो हो गया। पहला तो ये है। दूसरा है 720 डिग्री फीडबैक, ये भी ट्रेंडिंग में। ये क्या होता है, जैसे 360 डिग्री रिव्यू था ना, अभी हमने पढ़ा होगा, आपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में मॉडर्न अप्रोच पढ़ोगे तो ये सारा पढ़ोगे। अब ये प्रोसेस ट्वाइस होता है। बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि 360 डिग्री सेल्फ पीयर बॉस सबऑर्डिनेट है, अगर उसे और एक्सटेंड करो तो 720 डिग्री होता है। नहीं, यही आपका रॉन्ग है। इसके 2 स्टेप्स होते हैं। पहले आपने 360 डिग्री रिव्यू किया, मतलब खुद का 360 डिग्री क्या होता है, खुद से, अपने पीयर से, अपने जूनियर से, अपने सीनियर से, अपने बॉस से, सबऑर्डिनेट से, स्टेक होल्डर से, ये 360 डिग्री हुआ। सेकेंड 360 डिग्री रिव्यू करते हैं 90 दिन बाद, मेजर करते हैं कि यस एक्चुअली में इंप्लीमेंट हुआ जो फीडबैक दिया या नहीं हुआ, क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी जानी है ना। ये कहलाएगा 720 डिग्री फीडबैक, 720 डिग्री, ठीक है, 720 डिग्री फीडबैक। अब आए प्रेडिक्टिव एट्रिशन। हम क्या कर रहे थे, जस्ट हम पास्ट परफॉर्मेंस को मेजर ही कर रहे हैं कि इस एम्प्लॉय ने पास्ट में क्या किया। अब क्या है कि जो HR है वो अप्रेजल मेटा डाटा क्या कैलकुलेट करता है, फ्लाइट रिस्क प्रिडिक्ट करता है कि कौन से हाई परफॉर्मर
जॉब छोड़ देंगे 6 मंथ में। ये देखता है प्रेडिक्ट एट्रिशन, समझ रहे हो ना। हम क्या करें, पास्ट में इसने अच्छा परफॉर्म किया, अब हम क्या देख रहे हैं, फ्यूचर का देख रहे हैं कि यस ये जो हाई परफॉर्मर है ये चांसेस है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में जॉब क्विट कर सकते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखिएगा, प्रेडिक्टिव, प्रेडिक्टिव मतलब फ्यूचर में एट्रिशन, ठीक है। अब एनटीपीओ P/Q मैंने बता दिया। इफ क्वेश्चन मेंशन है हाईली फ्लेक्सिबल शॉर्ट टर्म गोल फ्रेमवर्क प्रोवाइड टू कंपनी इंटेल, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, OKR, ठीक है, नॉट अ MBO, याद रखिएगा। 70-20 डिग्री फीडबैक अगर दोबारा से समझना तो ये क्या है, ट्वाइस टू मेजर एक्चुअल बिहेवियर चेंज द ओवर टाइम। तो यहाँ भी हमने पढ़ लिया कि इस तरह से अब ये नई चीजें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया ना, OKR, क्वार्टरली स्ट्रेच गोल, क्वार्टरली रिव्यू, रियल टाइम फीडबैक। MBA क्या होता था हमारा, बार्स में देखा एनुअल होता था, जनरेट इंसिडेंट, डायमेंशन, रिलोकेट स्कोर, इसके फिर बाइसेसनेस होते हैं। अब रियलिटी में क्या है, MBO को किस में चेंज किया है, OKR में कर दिया, 70-20 डिग्री फीडबैक में कर दिया और प्रेडिक्ट आर्टिफिशियल कर दिया, मतलब फ्यूचर में कौन लोग क्विट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज की ट्रेनिंग का आ गया 2026 रियल। देन कम टू द कंपनसेशन। देखो हर HR क्या है, सारी चीजें होती है, रिक्रूट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, ठीक है। अब कंपनसेशन में क्या है, कंपनसेशन अगर हम हिस्टोरिकल पेज करो, जॉब इवैल्यूएशन के बेसिस पे था, पहले हम देखेंगे उस जॉब की वर्थ क्या है, ना कि पर्सन की। आपको पता है जॉब इवैल्यूएशन यही होता है कि उसकी वर्थ क्या है, उसके बेसिस पे ही हम उनका कंपनसेशन डिवाइड करते हैं। तो कंपनसेशन जो होता था, जॉब इवैल्यूएशन था, वो 2 मेथड्स थे, पहला क्वालिटेटिव, सेकंड क्वांटिटेटिव। एक तरह का पर रिवीजन भी हो रहा है जो पिछले में पढ़ा था। क्वालिटेटिव क्या होता है, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि रैंकिंग हो गया, ठीक है, ग्रेडिंग हो गया, क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हो गया, वो हो गया आपका क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होगा, पॉइंट रेटिंग, जो कि आप इसको मेजर कर सकते हैं, फैक्टर कंपैरिजन इसको कर सकते हैं। सपोज करो इफ अ क्वेश्चन मेंशन कंपेयरिंग रोल एज इन द मास्टर की जॉब, मतलब एक जॉब है उसके थ्रू आपको कंपेयर करके अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है तो आपका आंसर होगा फैक्टर कंपैरिजन, ठीक है। तो ये हमारा पुराना कंसेप्ट। देन अब 2026 रियलिटी की बात करूं तो आउटडेटेड प्रैक्टिस क्या थी, कंपनी क्या करती थी, बेसिक पे हमेशा लो रखती थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, जैसे आपकी 50,000 है तो आपको क्या करती थी कि सिर्फ जैसे आपको 50,000 में थे, आपका क्या करती थी कि सिर्फ 10,000 ही आपका बेसिक पे रखती थी और 40,000 आपके अलाउंसेस रखती थी, ठीक है। तो अब क्या कर दिया, तो इससे क्या होता था, जो उनका प्रॉफिट PF था, ग्रेचुटी था, उनमें कम अमाउंट देना पड़ता था एम्प्लॉयर को, कि आपको पता है दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। और इसे माइंड में छाप लो, कोड ऑफ वेजेज आए, न्यू अपडेटेड आए, सब अब 50% कैप पे लॉक हो गया। तो आउटडेटेड में यही था, सपोज आपका 50,000 है तो आपने क्या किया, 40,000 उसको कर दिया और 10,000 आपका बेसिक पे आ गया। लेकिन कोड ऑफ वेजेज आया 2019 में, आपको पता है कि अभी ये इंप्लीमेंट हो गया, तो उन्होंने बोला कि टोटल अलाउंस नो लॉन्गर एक्सीड 50%। सपोज करो अगर आपका 50,000 है तो 25,000 तो से अलाउंसेस ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 25,000 आपका बेसिक होना चाहिए और उसके अलावा 25,000 आपका अलाउंसेस होना चाहिए, ये आया। तो ये आपको याद रखना, अगर सपोज करो आपने 50,000 में से 10,000 है और आपने 40,000 रखा है तो ऑटोमेटिकली उसमें से 15,000 आपके बेसिक में चला जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। कंपनसेशन, जैसे मैंने आउटडेटेड था, हाउ अलाउंसेस रखते थे, बेसिक को रखते थे जिससे कि कम से कम डिडक्शन हो। लेकिन अब क्या हो गया, हमारा न्यू लॉ आ गया, उन्होंने बोला 50% पे मैक्सिमम बेसिक वेज अगर आपका 50% तो होना ही चाहिए। अगर एक्सेस अलाउंस है तो आपका वो डायरेक्ट जाके बेसिक पे में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कंपनसेशन है। अब बचा लास्ट ट्रेनिंग, लास्ट ट्रेनिंग इंडस्ट्री रिलेशन एंड गिग वर्कफोर्स। पहले ट्रेडिशनल इंडस्ट्री रिलेशन था, वो मशीनरी थी, जैसे डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए, जैसे ओल्ड इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट 1947 पढ़ा था, ठीक है। की अथॉरिटी क्या थी, वर्क कमेटी, बाइपटाइट, कंसिलेशन ऑफिसर, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, एडजुडिक्शन, ये सारी चीजें थी। ट्रेड यूनियन एक्ट में आपने पढ़ा होगा 7 मेंबर कैन रजिस्टर द ट्रेड यूनियन, मतलब ये सारा हमारा पहले से चला हुआ। देन अब रियलिटी बात करूं, अब जो इंडस्ट्री रिलेशन है वो नो लॉन्गर जस्ट अबाउट द ब्लू कॉलर फैक्ट्री वर्कर, मतलब ऐसा नहीं है जो कंपनी में काम करते हैं सिर्फ वही करें। इट्स नाउ अबाउट द एल्गोरिथम मैनेज, मतलब प्लेटफॉर्म वर्कर। मैंने आपको भी बताया था गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, गिग क्या होते हैं, जो आउटसाइड कंपनी के काम करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो प्लेटफॉर्म वर्कर हो गए, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन एल्गोरिथम के थ्रू काम करते हैं, जैसे स्विगी, उबर, अर्बन कंपनी, ये सारे हमारे प्लेटफॉर्म वर्कर आए। तो अब यहाँ पे भी हमारा
आ गया है, शिफ्ट हो गया है, अब वहां तक नहीं रहा, ठीक है, पहला चेंज। दूसरा, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी कोड, आपको पता है फर्स्ट टाइम इंडियन लीगल हिस्ट्री में गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर को लीगली डिफाइन किया गया है, जो कि मैंने आपको बता दिया। उन्होंने बोल दिया कि यस, जो टेक कंपनी है वो जिनका उनका जो एनुअल टर्नओवर है वो 1% से 2% के बीच में होगा, वो कहाँ जाएगा, सोशल सिक्योरिटी फंड जाएगा, फंड में जाएगा इन वर्कर के लिए, ठीक है। देन डिजिटल बैलोटिंग अंडर द न्यू, अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की बात करूँ तो ट्रेड यूनियन जो थी स्ट्राइक, वो कहाँ से, अब जो स्ट्राइक वोटिंग जो थी हमारे वो अब मूविंग कहाँ होगी, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेटिंग में, ट्रांसपेरेंसी को देखने के लिए। जो ओल्ड शो ऑफ हैंड मेथड था उसको रिप्लेस कर दिया, अब क्या आ गया, ट्रांसपेरेंसी आ गया, सब डिजिटल हो गया, ठीक है। ये हमारे देन एग्जाम फैक्ट में एक और चीज याद रखिएगा, पहले कोई रिकॉग्निशन नहीं थी, या फिर हमने बात करें कि हमने कोड ऑफ डिसिप्लिन पढ़ा था तो उसमें 15% होना चाहिए, लेकिन अब सब अपडेट हो चुका है। यूनियन मस्ट सिक्योर 51% ऑफ मोर ऑफ द वर्कर वोट टू बी द सोल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब अगर आपके पास 51% से ज्यादा वर्कर की वोट है तो आप खुद जाके अपना नेगोशिएट कर सकते हैं, और जब आपके पास 51% नहीं है, अगर आपके पास 20% है तो आप सब मिलके वहां पे जाके एक नेगोशिएशन काउंसिल फॉर्म करके जाके कर सकते हैं। तो ये हमारे हैं देखो प्लेटफॉर्म वर्कर। अब हम बात करें मशीनरी अंडर इंडस्ट्री डिस्प्यूट, तो अगर हम बात करें तो प्लेटफॉर्म वर्कर डिफाइन अंडर सोशल सिक्योरिटी एग्रीगेट 1 to 2%, ट्रेड यूनियन इलेक्शनशिप, डिजिटल ब्लॉटिंग एंड 51% हमारा सोल नेगोशिएशन हो गया, और 21% हमारा नेगोशिएशन कम। अब आज की टॉपिक में हमारा न्यू ट्रेड इन एचआरएम खत्म हो गया। आई होप आपको ये जो मैं टर्मिनोलॉजी बताई ये आप याद रखिए, एग्जाम में पूछेगा, कोई आपसे पुराना कंसेप्ट नहीं पूछेगा, क्योंकि जो पेपर बना रहे हैं वो भी अपडेटेड रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा हो, अगर टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा कमेंट करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए डे बाई डे और कंटेंट बनाकर दें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।